हाय देयर, यू आर वेलकम। इस वीडियो के अंदर आइए रहमान एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत मशहूर। उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल लिखा है कि नैब की जानिब से क्या क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। और इसके अंदर जो है मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है अपनी वीडियो के लिए कि इसमें लफ्ज़ बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं और जो ह्यूमन राइट की वायलेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो इसमें बहुत खूबसूरती से बताई गई है। और इसमें जितने भी लफ्ज़ हैं छोटे बड़े उनकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वर्ड मीनिंग सबका बताऊँ और इससे आपका जो वर्ड पावर है वो बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ज़्यादा अच्छी होगी। आम बोलचाल के लिए भी आपको इंग्लिश के अगर लफ्ज़ चाहिए नैब के हवाले से बात करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, तो इसमें बहुत अच्छे लफ्ज़ आपको मिलेंगे। तो इसकी जहाँ तक हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वर्ड मीनिंग बताए जाएं। तो शुरू करते हैं। That the National Accountability Bureau has little respect for human rights is widely known. Widely known कहते हैं, इसको सब जानते हैं कि National Accountability Bureau has little respect, कि कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमन राइट्स के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं करता और कोई ख्याल नहीं करता। The extent to which human rights are violated, extent कहते हैं हद को, किस हद तक वायलेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स को बाय नैब, कैन ओनली बी एस्टैब्लिश कहते हैं साबित करना, एस्टैब्लिश कहते हैं साबित करना, बाय डॉक्यूमेंटेशन वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन से हम उसको साबित कर सकते हैं, यानी जो रिकॉर्ड पे मौजूद है चीज़ें कि कितने लोग नैब की कस्टडी में मारे गए, मतलब वो टॉर्चर की वजह से और जो नैब ने उनके लिए परेशानी पैदा की उसकी वजह से उनकी जान चली गई। वायलेट कहते हैं खिलाफ वर्जी करना, नैब ने ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी की, अच्छा उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है इन विच ये जो इंस्टीट्यूशन है नैब का और वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसको याद भी नहीं है कि उसकी कस्टडी में कितने लोग मर गए हैं। ए प्रोसेस इन विच कहते हैं जिसमें दिस इंस्टीट्यूशन नैब की बात हो रही है, इज़ ऑब्वियसली कहते हैं जाहिर है कि, ऑब्वियसली का मतलब है साफ जाहिर है, ऑब्वियसली साफ जाहिर है, नॉट इंटरेस्टेड दिलचस्पी नहीं लेता, सरप्राइजिंगली हैरान कुन तौर पर, नैब विक्टिम नैब के जो मुतासरीन हैं, नैब विक्टिम्स टू हैव नॉट अटेम्प्टेड अ रिकॉर्ड बेस्ड असेसमेंट, नैब के विक्टिम भी वो कभी ख्याल नहीं करते कि हम देखें कि जनाब नैब ने पहले कितने लोगों पे जुल्म किया हुआ है ताकि उसको अपने केस में अपने दफा में वो इस्तेमाल भी कर सकें। अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश करना, ए रिकॉर्ड बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट कहते हैं जायज़ा लेना, ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कारकर्दगी को कहते हैं, इंस्टीट्यूशन इदारे को कहते हैं, इंपॉर्टेंट अहम को कहते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड के रिकॉर्ड की बुनियाद पे जो असेसमेंट होती है उसके कहते हैं रिकॉर्ड बेस्ड असेसमेंट। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में ए फैक्ट शीट जो है, फैक्ट शीट कहते हैं जो शवाहिद आप तैयार करते हैं, जो फैक्ट हैं, जो हिस्ट्री है उसको आप रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। बाय फार्मर सेनेटर सहर कामरान जो है उन्होंने वो बनाई है और उससे जनाब हम उसको हम वेलकम करते हैं। वेलकम कहते हैं कि यानी वो जो सेनेटर ने रिपोर्ट बनाई है, ये राइटर कह रहे हैं, आइए रहमान कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम उसको वेलकम करते हैं क्योंकि लोग इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं हैं, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते नहीं हैं कि किसने किस पे कब कितना जुल्म किया। शॉकिंग फैक्ट वो होता है जो मतलब हैरान कर देने वाला फैक्ट हो, फैक्ट कहते हैं हकीकत को, सच्चाई को, और जो रिकॉर्ड पे मौजूद सच्चाई हो उसको कहते हैं फैक्ट। प्रेजेंटेड जो पेश किया गया इन दिस रिपोर्ट, जो उस रिपोर्ट में पेश किया गया है। रिपोर्ट कौन सी है? ये आइए रहमान तो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं और ये जो सेनेटर सहर कामरान है उनकी जो रिपोर्ट है, फैक्ट शीट जो उन्होंने बनाई है उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो उसमें क्या क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है, बताया गया है कि कितने लोग नैब की कस्टडी में हार्ट अटैक से मरे, कितने वैसे परेशान होकर मरे, कितनों ने कस्टडी में खुदकशी करने की कोशिश की, आज उसके बाद भी किस तरह उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हुई। और इसके अंदर जो बाज़ का तो बहुत सारे मासूम लोग भी पकड़े गए जिनके खिलाफ नैब के पास कोई एविडेंस भी नहीं थी। अब खैर ये मैं इसके एक्सप्लेनेशन में चला गया हूँ, अब मैं इस पे आता हूँ कि आगे उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है।
फर्स्ट शॉकिंग फैक्ट, पहला जो हैरान कर देने वाला फैक्ट है जो प्रेजेंटेड मतलब पेश किया गया है इस रिपोर्ट में, इज दैट, वो ये है कि, इज दैट का मतलब क्या है, वो ये है कि नैब इज अलेजेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग 12 डेथ्स, कि नैब जो है अलेजेडली कहते हैं, इल्ज़ाम लगाए, रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है, वो जो सेंटर की रिपोर्ट है कि रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार है, काजिंग कहते हैं कि 12 डेथ के 12 अमवात होने के वो ज़िम्मेदार हैं कि उनकी वजह से वो हुई, लोगों को जिस तरह उन्होंने टॉर्चर किया या मेंटली टॉर्चर किया या ह्यूमिलिएट किया। असलम मसूद जो है नैब के एक विक्टिम रहे हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया पाकिस्तान। एक्स्ट्राडाइट का मतलब है बाहर से पाकिस्तान लेके आना, उनको वहाँ से लेके आया गया सऊदी अरेबिया से। इन 2019 में उनको लेके आया गया था फरवरी में। इट इज़ सेड का मतलब है कहा जाता है कि, ग्रिलिंग कहते हैं जो वहाँ पे वो टॉर्चर वगैरह किया जाता है उसको कहते हैं ग्रिलिंग बाय नैब। नैब ने जो उसकी ग्रिलिंग की, काज्ड हिम टू सफ़र कार्डिक अरेस्ट, उससे उसको हार्ट अटैक हो गया और वो ही डाइड इन नैब कस्टडी। कस्टडी कहते हैं हिरासत में, यानी नैब की हिरासत के दौरान ही वो उनका डेथ हो गई। एजाज मेमन जो है एक और विक्टिम है, वो सफ़र्ड हार्ट अटैक, सफ़र का मतलब मुब्तला हो गए हार्ट अटैक में इन सखर जेल के अंदर, एंड डाइड इन ए हॉस्पिटल नियरली 3 months आफ्टर। नियरली कहते हैं करीब 3 माह के बाद जो है वो मर गए, और एंड एट दैट टाइम टू ही वाज इन नैब कस्टडी आफ्टर बीइंग टेकन इनटू कस्टडी बाय नैब फॉर एम्बेजलमेंट। तो एम्बेजलमेंट कहते हैं जो खुर्द बुर्द होती है, उसके इल्ज़ाम ने नैब में उसने पकड़ा था, और टेकन इनटू कस्टडी कहते हैं हिरासत में लेना, और हिरासत में उसने नैब ने उसको लिया था। तो उसके बाद वो ही डाइड आफ्टर, जो है उसको हार्ट अटैक हुआ और जेल के अंदर, आफ्टर दैट डाइड। एक और है जनाब एडवोकेट जफ़र इकबाल मुगल है, ही वाज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 11, 2019 को पकड़ा गया। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड ख़राब होना शुरू हो गई, डिटेरियोरेटेड ओवर 86 डेज इन नैब का डिटेंशन। डिटेंशन कहते हैं हिरासत को ही कहते हैं, और कस्टडी और डिटेंशन एक ही बात होती है। तो वो नैब की कस्टडी में रहे 86 डेज और डिटेंशन में रहे, तो उस दौरान उनकी सेहत ख़राब हो गई। ही वाज ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। ट्रांसफ़र मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र अफसरों को ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। यहाँ पेशेंट को जब जेल से ट्रांसफ़र करते हैं हॉस्पिटल तो वो भी ट्रांसफ़र होता है। वेयर हिज डाइड, वेयर का मतलब होता है जहाँ पे वो मर गए, अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ पे, वेयर ही डाइड 4 days लेटर, 4 दिन के बाद वो मर गए। जब उनकी हालत ख़राब हुई उस वक्त लाए होंगे। राजा आसम जो है एक और विक्टिम है, रिमेंड का मतलब है वो रहे हैं इन नैब कस्टडी फॉर 5 years रहे हैं, 5 साल वो रहे हैं। डिवरिंग विच कहते हैं उस अरसे के दौरान जो है हिज ट्रायल हैड नॉट कंक्लूडेड। कंक्लूड कहते हैं ट्रायल का मुकम्मल होना, ट्रायल उसका मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे मामला लटका रहा। और डिले इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, उसको बीमार हो गया तो उस ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज, प्रोवाइडिंग कहते हैं मुहैया करना, इलाज मुहैया करना। उसको निमोनिया हो गया था, निमोनिया हुआ था, तो वो इज सेड टू हैव काज्ड हिज डेथ। अच्छा, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया, अच्छा जो डिले हुआ निमोनिया के इलाज में उसके बारे में इज सेड टू हैव, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने हैव काज्ड हिज डेथ इन नैब कस्टडी में, उस निमोनिया ने उसकी मौत वाक़ करा दी। हिज डेथ इट इज़ अलेज्ड, अलेज्ड कहते हैं इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहा जाता है जो विक्टिम है उसकी फैमिली की जानब से। इट इज़ अलेज्ड का मतलब ये होता है His death it is alleged was announced कहते हैं उसका ऐलान किया गया था उसकी डेथ का नैब की जानब से आफ्टर डिले ऑफ 5 days, 5 दिन के डिले के बाद उसका ऐलान किया गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर असद मुनीर के साथ एक और विक्टिम है, कमिटेड सुसाइड। कमिट कहते हैं खुदकुशी कर लेना, कमिट वैसे भी कोई भी क्राइम करना, कोई भी चीज़ करना, एक्ट करना, उसको कहते हैं कमिट करना। तो इसने सुसाइड कमिट कर ली टू एस्केप ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन कहते हैं तजलील हो रही थी, कौन कर रहा था भाई, नैब हो रही थी, नैब की जानब से हो रही थी। टू एस्केप कहते हैं उससे जान छुड़ाने के लिए, उससे भागने के लिए वो मौत के आगोश में चला गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर असद मुनीर कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली? टू एस्केप ह्यूमिलिएशन, कि वो ह्यूमिलिएशन से बच सके। एस्केप कहते हैं बचना, भागना, और ह्यूमिलिएशन कहते हैं तजलील। कौन कर रहा था? विच वॉज बीइंग डन बाई नैब, नैब की जानब से ह्यूमिलिएशन हो रही थी, तजलील हो रही थी। अपने सुसाइड नोट में, इन सुसाइड नोट कहते हैं
वो पर्ची जो उसने अपनी सुसाइड के बाद छोड़ी। ही रिक्वेस्टेड द कंट्रीज चीफ जस्टिस, उसने कंट्री के चीफ जस्टिस से कहा कि जनाब नोटिस लें, टेक नोटिस ऑफ नैब अथॉरिटीज़ का जो कंडक्ट है, कंडक्ट कहते हैं उनका जो सलूक है, बुरा सलूक है वो मुलजमों के साथ, उसका वो नोटिस लें, नैब अथॉरिटी सही नहीं कर रही। सो दैट का मतलब है ताकि अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाकी जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो जो इस तरह करप्शन का इल्ज़ाम पकड़ लिए जाते हैं, आर नॉट कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स, उनको सज़ा ना मिले उन जुर्मों की, आर नॉट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम, वो जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं आर नॉट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम दैट दे हैड नॉट कमिटेड, जो उन्होंने किए ही नहीं, ऐसे कि ना किया जाए। अब नैब जो है बाज़ का तो ऐसे पकड़ता है, किसी को एविडेंस नहीं होती है तो बाज़ का तो उससे एविडेंस इस तरह बना लेता है, इसमें यह कहा जा रहा है। मोहम्मद नासिर एक और जो विक्टिम है, मोहम्मद नासिर शेख हैं, ये KDA के ऑफिसर थे, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाज अरेस्टेड इन नवंबर 2015 में उसको गिरफ्तार किया गया। हेल्ड विदाउट प्रोसिक्यूशन, हेल्ड कहते हैं पकड़ के रखना, विदाउट कहते हैं उसके बगैर ही, प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमा चलाए बगैर, प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमा चलाना, मुकदमा जो उसके खिलाफ बनता है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। विदाउट प्रोसिक्यूशन फॉर मोर देन 3 years के लिए उसको रखा गया। और ही डाइड ऑफ कार्डिक अरेस्ट, वो कार्डिक अरेस्ट से या दिल बंद की हरकत बंद होने से वो डाइड, मर गया। वाइल इन नैब कस्टडी में होते हुए। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन ऑफ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी थे, फेल्ड इन हिज बिड टू कमिट सुसाइड, उन्होंने सुसाइड की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। इन हिज बिड का मतलब है अपनी कोशिश में, इन हिज बिड कोशिश को कहते हैं बिड, टू कमिट सुसाइड, उन्होंने कोशिश की और उसके बाद वो सुसाइड से तो नहीं मरे लेकिन लेटर कहते हैं बाद में, डाइड इन नैब कस्टडी, बाद में वैसे ही जो है ना नैब कस्टडी में अब मर गए। कैसर अब्बास वॉज अरेस्टेड इन अगस्त 2018, ये और एक जो है नैब के विक्टिम है, उनको 2018 में पकड़ा गया। ऑन कंप्लेनिंग ऑफ पेन का मतलब है उसने शिकायत की थी उसको पेन हो रहा है इन हिज हार्ट, के उसके दिल में दर्द हो रहा है। ही वाज रश्ड, रश कहते हैं लेके जाना, जैसे किसी स्पीडीली लेके जाते हैं पेशेंट को टू हॉस्पिटल। ऑन अक्टूबर 1 को लेके गए 2019, ही डाइड द सेम डे, उसी दिन वो मर गया वाइल स्टिल इन नैब कस्टडी। अरशाद ऑफ रावलपिंडी सफर्ड हार्ट अटैक ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, सफर्ड कहते हैं मुब्तला होना कि उसको हार्ट अटैक हुआ ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, तफ्तीश के दौरान, बाय नैब जो उसकी तफ्तीश कर रही थी उसके दौरान हुआ, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। और दैट मैन डाइड इन इट्स कस्टडी, इट्स मतलब नैब की। मोहम्मद सलीम ऑफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज अरेस्टेड इन सितंबर, वाज अरेस्टेड का मतलब उसको गिरफ्तार किया गया था 2017 में एंड सेंट टू जेल, और उसे जेल भेज दिया गया। और जुडिशल रिमांड पे, जब फिजिकल रिमांड खत्म हो जाए तो अदालत मुलजिम को जेल में रहने के लिए भेज देती है उसके मुकदमे के शुरू होने तक। When his health deteriorated, जब उसकी सेहत ख़राब हुई, डिटेरियोरेट कहते ख़राब होना, मैं पहले बता चुका हूँ। एंड ही वाज शिफ्टेड, उसको शिफ्ट कर दिया गया टू हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, वेयर ही डाइड, वो जहाँ पे वो मर गया वाइल स्टिल इन नैब कस्टडी। प्रोफेसर जावेद अहमद वाज अरेस्टेड बाय नैब, ये एक और विक्टिम है। ही वाज अरेस्टेड मतलब उसको गिरफ्तार किया गया बाय नैब एंड सेंट टू लाहौर कैंप जेल, और लाहौर कैंप जेल भेज दिया गया। और जुडिशल रिमांड, ही डाइड इन जेल। पोस्ट डेथ फोटोग्राफ्स, पोस्ट कहते हैं बाद के, पोस्ट डेथ मतलब डेथ के बाद के जो फोटोग्राफ्स हैं, शोड हिम उसको दिखाया, हिज बॉडी, शोड हिज बॉडी स्टिल वेयरिंग चेन्स, यानी उसकी बॉडी ने अभी तक चेन जो है वो पहने हुए थे, जो हथकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो उनको चेन्स कहते हैं, वो पहने हुए थे बॉडी ने, और फोटोग्राफ्स में दिखाया गया। तो ये जुल्म की एक पिक्चर है। अब्दुल कवी ऑफ KDA वाज अरेस्टेड मतलब अरेस्ट किया गया था इन नवंबर 2012। ही डाइड इन कराची सेंट्रल जेल, वो कराची सेंट्रल जेल में मर गया 2 years लेटर, 2 साल के बाद, वाइल इन नैब कस्टडी, अभी भी वो नैब कस्टडी में। दिस इज फ्राइटनिंग अकाउंट, फ्राइटनिंग कहते हैं डरा देने वाला, ये रिपोर्ट है, अकाउंट रिपोर्ट को कहते हैं और बयान को कहते हैं। This is frightening account of NAB victims mortality rate. Mortality rate, mortality कहते हैं मौत को, रेट कहते हैं शरह को, अच्छा अकाउंट कहते हैं बयान को। ये जो है रिपोर्ट आई है, ये है, ये जो अब इस अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये बहुत खौफनाक है, फ्राइटनिंग है।
और बंदा सोचता है, वन वंडर्स। वेदर का मतलब है क्या, वेदर का मतलब क्या, और वेदर का मतलब इफ भी होता है, इफ इट इज मैच्ड, कि इसकी कोई मिसाल मिलती है, कहीं मैच होता है। बाई एनी अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, कि अकाउंटेबिलिटी एहतसाब को कहते हैं, इंस्टीट्यूशन इदारे को कहते हैं, कि दुनिया में एहतसाब के किसी इदारे के साथ ये जो नैब का कंडक्ट है और ये रेट है मॉर्टेलिटी का, डेथ का रेट है, उनमें से कितने मरते हैं, उसकी जो शरह है क्या दुनिया के किसी अकाउंटेबिलिटी इदारे से मैच करती है। दिस बाई इट सेल्फ कॉल्स फॉर ए जुडिशल प्रूफ। वो कहते हैं दिस, ये बात जो है कि इतनी ज़्यादा हाई डेथ रेट है, बाई इट सेल्फ कहते हैं खुद ब खुद, इट सेल्फ, इसी की बुनियाद पे जो है जुडिशल प्रूफ होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए टू डिटरमिन। This by itself calls for a judicial probe to determine the legitimacy of NAB procedures. Procedure कहते हैं तरीकाकार जो है, NAB का जो तरीकाकार है उसकी legitimacy जो है उसको determine करने के लिए, उसका तयन करने के लिए कि वो सही है कि गलत है, कि कहाँ पे स्टैंड करती है, एक जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। दिस बाई इट सेल्फ कॉल फॉर कह रहे हैं मुतालबा करना। ये जो हौलनाक फ्राइटनिंग रिपोर्ट है, अकाउंट है, बयान है, और जो फैक्ट शीट जो है सामने आई है, तो इसकी बुनियाद पे एक जो है एक प्रोब, जुडिशल प्रोब जो है होनी चाहिए कि नैब जो कर रहा है क्या सही कर रहा है। प्रोसीजर्स एंड देयर एडमिसिबिलिटी, कहते हैं कि उसका सही होना इन एनी सिस्टम ऑफ सिविलाइज्ड जस्टिस। अच्छा, सिविलाइज्ड जस्टिस जो है किसी भी मुल्क का जस्टिस का जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो प्रोसीजर्स हैं कि इतने इतने दिन जो है वो आप लंबे अरसे के लिए उसको आप अपने पास रखते हैं, ये क्या इसको कानून की नज़र में एडमिसिबिलिटी कहते हैं, कानून की नज़र में सही होना, काबिल कबूल होना, कि ये काबिल कबूल हैं कि नहीं हैं, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इनका क्या इसकी कहाँ पे इसकी स्टैंड करता है। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस के अंदर नैब्स क्लेम ऑन इट्स विक्टिम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिविल लायबिलिटीज़। सिविल लायबिलिटीज़ कहते हैं, लायबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं, लेन देन के जो इश्यूज होते हैं कि इसने जनाब इतना गबन कर दिया, ये कर दिया, ये सिविल लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी मॉनेटरी जो मैटर्स होते हैं ये सिविल लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। जो भी नैब क्लेम करता है ऑन इट्स विक्टिम, कि उनके जो विक्टिम है उसके ऊपर फॉल इन द कैटेगरी के मतलब वो उस कैटेगरी में आती हैं। और वो इस तरह के जो ज़्यादातर केस हैं उनमें क्या करना चाहिए, क्या लोगों को मार देना चाहिए। ह्यूमैन कहते हैं काइंड, और बड़ा मतलब जिसमें ह्यूमिलिएशन ना हो, वो ह्यूमैन कहते हैं काइंड, और केयरिंग जो है थोड़ा स्पेशल प्रोसीजर्स होने चाहिए। were devised by the colonial rulers. कॉलोनियल रूलर्स मतलब अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पे रूल करते रहे, डिवाइस कहते हैं बनाना, तरतीब देना, कुछ प्रोसीजर बनाना, सिस्टम बनाना, वो उन्होंने बनाए थे। और स्पेशल और ह्यूमन प्रोसीजर्स थे, वो ऐसे लोगों को पकड़ के मतलब वो बिठा लेते थे और जेल नहीं भेजते थे। डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में ये लोग आते थे। डिफ़ॉल्टर्स वर केप्ट इन डिटेंशन फॉर पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। डिफ़ॉल्टर जो होते थे उनको 14 दिन जो है उसके पीरियड के लिए डिटेंशन में रखा जाता था, और वो उनके लिए स्पेशल डिटेंशन सेंटर्स होते थे आउटसाइड द जेल सिस्टम। अब ये इसके साथ ये कंपेयर कर रहा है कि नैब क्या कर रहा है, और जो हमारे जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनका सिस्टम जो है वो बेहतर था, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस, फंडामेंटल ऑब्जेक्शन कहते हैं बुनियादी एतराज़ जो है नैब के प्रोसीजर्स के हवाले से, इज़ द यूज़ ऑफ डिटेंशन टू गैदर एविडेंस। वो ये है कि जनाब बंदे को पकड़ लेते हैं क्या अब, और फिर गैदर कहते जमा करना एविडेंस, शवाहिद, तो उसको पकड़ते हैं फिर शवाहिद जमा करते हैं अगेंस्ट द डिटेनी। जिसको पकड़ा है, डिटेनी कहते हैं जो पकड़ा हुआ है, जो कैद में है, डिटेनी, उसके खिलाफ एविडेंस उसी से पूछ के इकट्ठा करते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है कि उसको तंग करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, उससे लोगों की डेथ हो जाती है। लोग बाज़ शर्मिंदगी से हार्ट अटैक उनको हो जाते हैं। The bail plea of Mir Shakil Rahman was opposed
बेल प्ली कहते हैं दरख्वास्त को, बेल की जो दरख्वास्त दी मीर शकीलुर रहमान वाज अपोज्ड कहते हैं, उसका मुखालफत की गई ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ डिटेंशन। और जब उसकी जो शुरू में जब उनको पकड़ा था तो उनका जो अर्ली फेज था उसके अंदर उनकी मुखालफत की गई। ऑन द ग्राउंड बुनियादें बनाई गई, ऑन द ग्राउंड कहते हैं बुनियाद, ये इस बुनियाद पे दैट, इस बुनियाद पे के एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज स्टिल बीइंग कलेक्टेड, कि उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो हम जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम जमा कर रहे हैं। तो इसके अंदर बुनियादी खराबी राइटर ये कह रहा है कि यही है कि इनके पास एविडेंस नहीं होती है, लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर जो है जब तक उनको एविडेंस इधर उधर तलाश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, इस दौरान लोग जो है उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, तंग किया जाता है और वो उससे बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। There are similar stories of numerous other victims of NAB's arbitrary procedures. Arbitrary procedure वो होता है जो स्वाबदीदी प्रोसीजर होता है, मर्जी जो चाहें वो करें, इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर तरीकाकार को कहते हैं, कोई भी काम जो इदारा करता है और ऑफिशियल्स करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, मर्जी जो उनका मर्जी करे, दिल में आए वो करते हैं। आर्बिट्री कहते हैं जो दिल में आए, उनकी अपनी स्वाबदीद पे होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, न्यूमरस कहते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं अदर विक्टम्स की हैं जो उसके जो है विक्टम बने, जो आर्बिट्री प्रोसीजर्स हैं नैब के। उनके कॉमन फैक्टर जो है इन सारे स्टोरीज में ये है कि उनको डिटेंशन, यूज़ ऑफ डिटेंशन एंड टॉर्चर टू गैदर एविडेंस, और कोई सबसे बड़ा जो उसके अंदर जो सबके साथ जो होता है बुरा वो ये होता है कि उनको डिटेन कर दिया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है टू गैदर एविडेंस, शवाहिद जमा करने के लिए, जो कि अगर आप पुलिस को देखें तो पहले कमिट क्राइम होता है, उसके बाद पुलिस FIR मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद जो है कि उसको मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है। ये जो है कोई एविडेंस हो ना हो, किसी को भी जब चाहे पकड़ ले और उसके खिलाफ फिर इधर उधर लोगों को बुला के तो एविडेंस और बयान जो है लेके एविडेंस जमा करने की कोशिश करते हैं। तो इस मद में बहुत सारे लोगों पे जुल्म हो जाता है और ये मिसयूज़ भी होता है। has been able to get away with blue murder on the strength of myth। नैब जो है इस तरह के जो मर्डर हैं उनसे गेट अवे का मतलब बच निकलना, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता है, वो कोई ना कोई ऐसा जवाज़ बना लेते हैं। उन्होंने एक मिथ बनाई हुई है ऑन द स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ पे बच जाते हैं, उन्होंने एक स्टोरी मिथ बनाई हुई है, लोगों के दिमाग में बिठाया हुआ है कि जनाब करप्शन के खिलाफ फ़ाइट हो रही है, हम करप्शन के खिलाफ अब फाइट कर रहे हैं। Strength of myth that all means adopted to fight corruption are fair, कि जो भी हम करप्शन के खिलाफ फाइट में करते हैं वो ठीक है, फेयर है, वो यानी कुछ भी करेंगे तो, और करप्ट आदमी जो है करप्शन के खात्मे के लिए जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। दैट द एंड्स जस्टिफाई द मीन, कि जो हम उसको जो एंड होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो मकसद 2-4 बंदे 10 बंदे मर जाए तो कोई बात नहीं है, मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए। इसका मतलब है एंड जो रिजल्ट है, जो हमारी कामयाबी है, वो हमारे जो मीन्स हैं, जो असबाब हम इख्तियार करते हैं, वो उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारा मकसद तो बहुत आला है। एंड मतलब हमारा जो आला मकसद है वो जस्टिफाई करता है। दीज मिथ्स, जो इन्होंने ये इस तरह की राय आमा बनाई हुई है, मिथ बनाई हुई है कि जनाब करप्शन की फ़ाइट करने के लिए हम जो भी करें वो सही है, उसको मिसयूज़ किया जाता है। उसको कौन मिसयूज़ करता है? उसको विंडिक्टिव माइंड वाले लोग यूज़ करते हैं। विंडिक्टिव कहते हैं रिवेंज लेने वाले, जिन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से रिवेंज लेना होता है, विंडिक्टिव माइंड वाले वो उसको यूज़ करते हैं टू जस्टिफाई टॉर्चर। टॉर्चर को जस्टिफाई करने के लिए इन मिथ्स को वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम तो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, करप्शन को ख़ात्मा करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो 2-4 10-20 लोग मर जाएं तो वो कहते हैं करप्शन के ख़ात्मे के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह ये जो मिथ है या राय आमा है जो ये बनाते हैं, उसको विंडिक्टिव माइंड, इंतकाम लेने वाले दिमाग जो है वो यूज़ करते हैं। किस बात के लिए? टू जस्टिफाई कहते हैं कि दुरुस्त साबित करना, टॉर्चर को दुरुस्त साबित करने के लिए। टू ऑब्टेन एविडेंस, तो फिर वो जो एविडेंस उन्होंने जमा करनी होती है उसके लिए मार कुटाई करते हैं और उसको वो सही भी समझते हैं।
These myths are used by vindictive minds to justify torture, to obtain evidence and secure convictions. आज ये मिथ्स जो है विंडिक्टिव माइंड्स की जानब से इस्तेमाल की जाती हैं टॉर्चर को जस्टिफाई करने के लिए और टू ऑब्टेन एविडेंस हासिल करने के लिए और सज़ा दिलाने के लिए। वो कहते हैं सज़ा दिलवानी है तो भाई ये तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो इस तरह वो विंडिक्टिव माइंड इसको मिसयूज़ करते हैं। वाइल केसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमा चलाना, अदालती कार्रवाई करना, सक्सेसफुल कामयाब आर पब्लिसाइज्ड, उनकी यानी तशहीर की जाती है। कोई दो चार एक आधा अगर सक्सेसफुल किसी को सज़ा हो जाए तो उसको पब्लिसाइज किया जाता है। पब्लिसाइज कहते हैं उसकी मशहूरी की जाती है, तशहीर की जाती है। नथिंग इज सेड अबाउट शार्क, और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता जो शार्क हैं। शार्क मतलब है लुटेरे हैं, स्विंडलर हैं, अपने मखसूस ताल्लुकात की वजह से और किसी और दीगर असबाब की वजह से अनटच रहते हैं। अनटच, दे आर लेफ्ट अनटच्ड, मतलब उनको छूते भी नहीं हैं। और कितने ही जो शार्क हैं, जो स्विंडलर्स हैं, लोगों का माल लूट के खा जाने वाले हैं, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता। प्रैक्टिस कोई भी अमल को कहते हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है उसको प्रैक्टिस कहते हैं। इफ़ सच प्रैक्टिसेस आर कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, प्रैक्टिसेस इफ़ सच प्रैक्टिस, सच कहते हैं ऐसी, इफ़ सच प्रैक्टिसेस आर कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ऐसी प्रैक्टिस लंबे अरसे के लिए जारी रहें, तो करप्शन ऑफ द एंटी करप्शन ब्रिगेड, जो एंटी करप्शन ब्रिगेड है यानी ये ऑफिशियल्स हैं नैब के और एंटी करप्शन ख़त्म करने वाले जो हलकार हैं, उनकी जो करप्शन है वो ड्वार्फ कर देगी। ड्वार्फ कहते हैं बोना बना देगी, छोटा बना देगी। किसको बना देगी? द करप्शन ऑफ द पीपल चूजन थ्रू हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस के ज़रिए जिन लोगों को पकड़ा जाता है कि इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसके ज़रिए जो चूज़ किए जाते हैं लोग पकड़ने के लिए और हरासा करने के लिए, तो उनका जो करप्शन है उससे कई गुना बढ़ जाएगी इस एंटी करप्शन ब्रिगेड की करप्शन, और वो जो पकड़े हुए हैं उनकी करप्शन उनके मुकाबले में बहुत छोटी होकर रह जाएगी। हाईली कहते हैं थ्रू हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, कहते हैं बहुत ही ज़्यादा छान फटक के पकड़े जाते हैं लोग, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको पकड़ लो। देयर इज़ अ ग्रेट वेट इन सहर कामरान आर्गूमेंट, सहर कामरान का जो आर्गूमेंट है, जो उसने फैक्ट शीट बनाई है, उसके अंदर बड़ा वजन है, वेट है उसमें, ग्रेट वेट है उसमें। और वो क्या कहता है? दैट नैब्स एक्शन वायलेट ए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कि नैब के जो एक्शन है, जो शहरियों को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटियाँ होती हैं, आइन उनको प्रोटेक्ट करता है कि उन पर बगैर वजह के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बगैर शवाहिद के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उनके बेसिक राइट्स वायलेट नहीं होंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शहरियों के, उनको नैब के एक्शन जो है ना वायलेट करते हैं। मतलब उस फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी शहरियों को मिली हुई है ह्यूमन राइट्स के वाले से, उनकी बड़ी वायलेशन करते हैं। दीज आर कंटेन्ड, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर कंटेन इन आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 के अंदर ये गारंटीज कंटेन है। ये गारंटीज जिनको हम कहते हैं, ये उसके अंदर कंटेन मतलब उसमें रखी हुई है, उस आर्टिकल के अंदर मेंशन है दैट होल्ड, कि वो गारंटियाँ क्या होल्ड, मतलब वो आइन कहता है कि दैट लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। वॉइड कहते हैं कि वो नल एंड वाइड होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। कौन सा? वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स से मुतसादम होगा। इनकंसिस्टेंट कहते हैं जो मुताबिकत ना रखता हो, उसके खिलाफ होगा, वो कानून वॉइड होगा, मतलब वो उसकी कोई हैसियत नहीं हो गई। वॉइड कहते हैं जिसकी कोई वैलिड ना हो, जो वैलिड ना हो उसको कहते हैं वॉइड। आर्टिकल 9 जो है वो गारंटी देता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, के पर्सन जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, कि उसकी कोई जान नहीं ली जाएगी। आर्टिकल 10 जो है ऑफर सेफ गार्ड, आर्टिकल 10 भी इस तरह के, सेफ गार्ड कहते हैं प्रोटेक्शन देना, ऑफर कहते हैं पेश करता है। इनका जो आर्टिकल है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट जो है कौन सी होती है? स्वाब दीदी अरेस्ट ये होती है जिसको चाहे पकड़ लिया, बिला वजह पकड़ लिया। आर्बिट्रेरी अरेस्ट है वो उसके खिलाफ वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, सेफ गार्ड करता है, उसको ऑफर करता है क्या उसको शहरी को बिला जवाज़ नहीं पकड़ा जाएगा, उसको डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। डिटेंशन कहते हैं हिरासत में रखना, और अगेंस्ट
जो मर्जी की जो गिरफ्तारियां हैं उनके खिलाफ वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। आर्टिकल 12 जो है वो बार करता है, बार मतलब रोकता है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट वो होती है कि आप माजी के पुराने किस्से उठा लें और उसके लिए लोगों को सज़ा देना शुरू कर दें। तो वो कानून के अंदर जो है सज़ा के लिए और जुर्म के दरमियान एक दौरानिया होता है। ऐसा नहीं है कि 20-20 साल पुराने आप लोगों को लेके आए मामलात और उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लें। बार कहते हैं रोकना। रिट्रोस्पेक्टिव माजी के जो पनिशमेंट है, रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट उसको कहते हैं कि पीछे जाके सजा दे देना। आर्टिकल 14 जो है अफर्म कहता है डिक्लेयर, अफर्म कहते हैं डिक्लेयर करना। अफर्म कहते हैं डिक्लेयर करना, बयान करना, जोर दे के कहना। क्या कहता है आर्टिकल 14 कि इनवायलेबिलिटी कहते हैं कि आप डिग्निटी जो है उसको आप डिसऑनर नहीं कर सकते। डिग्निटी ऑफ पर्सन जो है उसका आपने ख्याल करना है। इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी का मतलब, इनवायलेबिलिटी कहते हैं नेवर टू बी ब्रोकन। आप उसको जो है इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उससे छीन नहीं सकते, उसकी डिग्निटी को आप पे अटैक नहीं कर सकते। तो वो पर्सन की जो डिग्निटी है उसका प्रोटेक्शन जो है उसकी वो बात करता है आर्टिकल 14। ऑल द आर्टिकल्स, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं दैट प्रोटेक्ट बेसिक फ्रीडम, और वो बेसिक फ्रीडम जो है इंसानों को जो हासिल हैं आइन के तहत उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अबव ऑल सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है नैब टैक्टिक्स फॉल फाउल ऑफ आर्टिकल 14 दैट बार टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस। अच्छा, आर्टिकल जो है 14 ये रोकता है कि आप किसी को टॉर्चर करके उससे एविडेंस नहीं निकलवा सकते। एक्सट्रैक्ट कहते हैं निकलवाना, एविडेंस शवाहिद उससे रोकता है। लेकिन वो नैब ये करता है, नैब टॉर्चर करता है लोगों को। एज मोस्ट ऑफ द एविडेंस, ज़्यादातर जो एविडेंस है used by NAB is allegedly वो extracted through torture। वो allegedly कहते हैं कि जो विक्टिम है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि टॉर्चर करके हमसे वो एक्सट्रैक्ट कराते हैं एविडेंस हमारे ही खिलाफ। तो वो आर्टिकल 14 जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। quite a few extremely harsh, quite a few extremely harsh, harsh कहते हैं सख्त को, extremely काफ़ी ज़्यादा, a few, quite a few का मतलब है काफ़ी, हैव बीन पास का मतलब है पास की गई है, मतलब जारी की गई है। पास एक तो पास होना होता है, एक होता है स्टेटमेंट पास करना। ऑन नैब और की जानब से, नैब्स के ऊपर पेश की गई हैं नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट की जानब से। मतलब काफ़ी सारा स्ट्रिक्चर का मतलब है कंडमनेशन की गई है, रिप्रोच किया गया है, रिप्रूफ किया गया है और उसको मज़म्मती तौर पे कहा गया है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट एंड आलमोस्ट ऑल दी कोर्ट्स जो है उन्होंने भी इसको जो है ना इसकी मतलब खिलाफ जो है वो बात की है कि नैब जो है सही नहीं कर रहा। दैट दीज admonitions have had no effect on NAB suggests that the state's complicity। एडमोनिशन कहते हैं सरजनिश करना और जनाब नसीहती तौर पे कहना कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो अदालतों की तरफ से कहा जाता है या फिर ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो दीज एडमोनिशन यानी ये नसीहती जो बातें होती हैं सरजनिश वगैरह हैव हैड नो इफ़ेक्ट, उनका कोई असर नहीं हुआ ऑन नैब और सजेस्ट दैट स्टेट्स कम्प्लिसिटी। और ये बात जो है इसे साबित होता है कि रियासत जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके अंदर मुलव्वस है। 10 कहते हैं इस तरह द स्टेट बिकम्स आंसरेबल फॉर ऑल द ह्यूमन राइट वायलेशंस कमिटेड बाय नैब। इस तरह नैब जो है इस तरह जो स्टेट है वो तमाम जो नैब के जानब से ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं उनके लिए आंसरेबल हो जाती है, क्योंकि वो कार्रवाई इसको रोकती नहीं है। आंसरेबल बन जाती है, जवाबदेह होना। आंसरेबल कहते हैं जवाबदेह होना। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी जिम्मेदारी है एनी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट जो है विल बी लोथ का मतलब रिलैक्टेंट होगी, नफरत करेगी इससे, टू एक्सेप्ट, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इसके जनाब वो उसको एक्सेप्ट करे, तो वो उसके लिए रिलैक्टेंट होगी, तो वो कभी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट ये नहीं करेगी। मगर हमारी इसमें अब मैंने वर्ड्स मीनिंग्स कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं
तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा।